हेलो क्लास 9। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 1 का। और चैप्टर का नाम तो आपको पता होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, यानी कि फ्रांस की क्रांति। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सारे क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। और इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, बल्कि हाउ टू राइट आंसर इन अ प्रॉपर वे। एग्जैक्टली हम लोग आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको देखने का प्रयास है। क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर आप लोग बोर्ड देने वाले हैं और एसएसटी 100 मार्क्स का होगा, तो आपको आंसर राइटिंग आना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध के भड़कने के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों का वर्णन करें, मीन्स एक्सप्लेन करें। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसका आंसर बेहतर तरीके से? तो हम लोग क्वेश्चन का कुछ पार्ट लेंगे और लिखेंगे क्या? फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस लेड, अब V2 का यूज किया गया है, लेड टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। याद रखिएगा, चूंकि आप हिस्ट्री का आंसर दे रहे हैं इसलिए आपको पास्ट में अपने आंसर को कंटिन्यू रखना है। तो फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस लेड टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस, ये निम्न प्रकार से ये सारे मीन्स परिस्थितियाँ थी जो जन्म देती हैं फ्रांसीसी क्रांति को। पहला क्या हम लिखे हैं? इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, समाज में जो असमानता विद्यमान था वो एक पहला कारण है। वैसे कारण बहुत होंगे, लेकिन हम लोग 4 पॉइंट लिखेंगे ताकि हम लोगों को 5 नंबर का भी क्वेश्चन होगा तो आंसर आराम से नंबर पूरा ला सके। तो इनइक्वालिटी मतलब असमानता जो समाज में विद्यमान था। अब इसके बारे में हम लोग 1-2 लाइन डिस्क्राइब कर दिए क्या कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। सोसाइटी जो था 3 स्टेट में था, हम लोग चैप्टर एक्सप्लेनेशन में पढ़े थे। फर्स्ट 2 स्टेट जो थे उनको कुछ प्रिविलेजेज मिला था, कुछ मीन्स फ़ायदा था, उनको लाभ था जो जन्म से आ रहा था। वाइल जो थर्ड स्टेट था वाज फोर्स टू पे हेवी टैक्सेस एंड डिड नॉट इंजॉय एनी प्रिविलेजेज। जो थर्ड स्टेट था उनको सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, या वही थे जो टैक्स दे रहे थे। साथ ही साथ ना उनको प्रॉपर्टी का अधिकार था, ना पॉलिटिकल राइट्स था। पॉलिटिकल राइट्स दैट मीन्स वोटिंग राइट नहीं था, क्योंकि उनके पास संपत्ति नहीं थे। तो ये पहला कारण बनता है जो असमानता समाज में था। दूसरा कारण क्या है? डेस्पोटिक रूल ऑफ लुइस 16। लुइस 16 का जो दमनकारी शासन व्यवस्था था वो भी इसके प्रति जिम्मेदार है। वो भी ऐसा परिस्थिति का निर्माण कर रहा है जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति हुआ। अब इसमें हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो लुइस 16 जो था एक कमज़ोर शासक था, वीक रूलर था, हु वाज अनेबल टू एड्रेस द कंट्रीज फिनेंशियल एंड सोशल क्राइसिस। जो असक्षम था क्या चीज़ करने में? समाधान ढूंढने में। किस चीज़ का समाधान? जो वित्तीय संकट था देश में, फ्रांस में जो सामाजिक क्राइसिस था, इसको दूर करने में वह असक्षम था। कौन? वहाँ का राजा उस समय कौन था? लुइस 16 था। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आप क्या देखिएगा? इकोनॉमिक हार्डशिप के बारे में बोल रहा है, जो आर्थिक कठिनाई है। क्या है? तो पुअर हार्वेस्ट एंड हाई ब्रेड प्राइसेस। जो फसल खराब था, उपज खराब था, ब्रेड प्राइसेस बढ़ रहा था, इसके कारण बहुत ज़्यादा भुखमरी बढ़ रहा था और एक्सट्रीम पॉवर्टी हो गया था। कहाँ? फ्रांस में, फ्रांस के आम लोगों के बीच। इसके कारण जो डिसकंटेंट था, दैट मीन्स असंतोष की भाव थी, वो बढ़ता जा रहा था, फैलता जा रहा था। तो फोर्थ कारण हम लोग क्या देखते हैं? इंस्पिरेशन बाय द फिलोसफर्स। फिलोसफर की भूमिका को भी आप यहाँ नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। फिलोसफर कौन होते हैं? दार्शनिक लोग जो दर्शन देते हैं, जो मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो बुद्धि देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो चिंतन करते हैं किस चीज़ के बारे में? किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो आंदोलन की बात हो, क्रांति की बात हो, जीवन के लक्ष्य की बात हो। तो वैसे कुछ फिलोसफर थे जो हम लोगों को चैप्टर में पढ़ना है, जैसे रूसो, वोल्टायरे, ये सारे फिलोसफर्स थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो ये फिलोसफर का भी रोल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ये प्रोमोट कर रहे थे, मीन्स प्रोत्साहित कर रहे थे। द आइडियाज ऑफ सॉवरनिटी मीन्स संप्रभुता की भावना को बढ़ा रहे थे। इंडिविजुअल राइट्स मतलब व्यक्तिगत अधिकारों की बात कर रहे थे और इनका मतलब समझा रहे थे लोगों को। और ये सारे चीज़ जो है इंस्पायर किया लोगों को रिफॉर्म के लिए। रिफॉर्म मतलब जो सुधार के लिए, कि फ्रांस में सुधार आना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर था जो 4 पॉइंट में हम लोग दे सकते हैं। आप देख चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस प्रकार से आंसर देना है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। मीन्स ये जो क्रांति हुआ इससे समाज का कौन सा तबका लाभान्वित हुआ? विच ग्रुप वेयर फोर्स टू रिलिंक्विश पावर, और किस ग्रुप को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? और तीसरा पोर्शन क्या है? विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम। मीन्स जो आउटकम हुआ, जो रिजल्ट आया इस आंदोलन का, उससे कौन सा वर्ग था जो असंतुष्ट रह गया? तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि थर्ड स्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। अब थर्ड स्टेट की जगह पर आप उसमें जो जो आते हैं उन सारे कैटेगरी का नाम लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप थर्ड स्टेट लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति है वो भी पढ़ा लिखा होगा। तो थर्ड स्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हैं? फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो था, ग्रुप जो था, वो
उनको सत्ता छोड़ना पड़ रहा था क्योंकि वही पावर में थे। अब उनको क्या करना पड़ रहा था, वो ये लोग अब टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते थे, उनके संपत्ति को लेकर के दूसरे को दिया जा रहा था। तीसरा बिंदु हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सारे लोग थे जो असंतुष्ट रह गए, तो द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या थर्ड स्टेट, और जो महिलाएं थी वो डिसअपॉइंटेड रह गई इस रिवॉल्यूशन के रिजल्ट से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महिलाओं का समस्या को आप देखिए, उनको वोटिंग राइट नहीं मिल पाया। वैसे गरीब लोग जिनके पास संपत्ति नहीं था उनको भी वोटिंग राइट नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये सारे वर्ग जो थे थर्ड स्टेट के, जो गरीब लोग थे और जो महिलाएं थी, वो असंतुष्ट रह गई। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिस्क्राइब द लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। मतलब क्या कर रहा है, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के दौरान, विश्व शताब्दी के दौरान विश्व के लोगों के लिए फ्रांसीसी क्रांति की विरासत का वर्णन करें। मीन्स किस प्रकार से ये एक लीगेसी क्रिएट कर रहा है अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए। तो आप क्या देख सकते हैं इसको कि लिबरल आइडियाज या लिबर्टी भी आप कह सकते हैं इसको, लिबर्टी एंड इक्वालिटी वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसीज, है ना, सबसे महत्वपूर्ण लीगेसीज थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जो स्प्रेड हुआ फ्रांस से अदर पार्ट ऑफ यूरोप में, जहाँ फ्यूडल सिस्टम खत्म हुआ इसके बाद। दूसरा पॉइंट आप क्या इसमें लिख सकते हैं कि इट इंस्पायर द जर्मन्स, इटालियंस, ऑस्ट्रियंस टू ओवरथ्रो देयर ऑपरेसिव रिजीम्स। जो दमनकारी राजा थे उनका जो नीति था उसको उखाड़ फेंकने में भी ये जो फ्रांस की क्रांति था, या फ्रांस की क्रांति में जो इवॉल्व हुआ विचार था लिबर्टी का, इक्वलिटी का, ये मदद किया इन सारे देशों में, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया में ऑपरेसिव रिजीम को हटाने में। तीसरा बिंदु आप इसमें क्या लिख सकते हैं? इट ऑल्सो इंस्पायर्ड, है ना, किसके बारे में इट कह रहा है? तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कह रहा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आइडियाज इवॉल्व हुए उनके बारे में कह रहा है कि इट ऑल्सो इंस्पायर्ड दोज रीजन्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका दैट वेयर अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूरोपियन कॉलोनिज्म। मतलब कह रहा है एशिया अफ्रीका में जहाँ भी उपनिवेश बनाया हुआ था अंग्रेज लोग या अदर यूरोपियन कंट्रीज जो कब्जा किए हुए था, वहाँ भी, वहाँ के लोगों को भी जो ये विचार है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में निकला वो प्रभावित किया। लास्ट पॉइंट आप कह सकते हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में कि इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड राजा राम मोहन रॉय एंड टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान को भी ये प्रभावित किया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक का आंसर देख चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे लिखना है। वीडियो को तब तक जरूर लाइक कर दो भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफ़ी आसान है। कह रहा है ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन्स कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब आज हम जिन लोकतांत्रिक अधिकारों का आनंद ले रहे हैं उनकी एक सूची बनाइए जिनकी उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति में देखी जा सकती है। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? क्वेश्चन से ही डिराइव करेंगे, फॉलोइंग लगा देंगे, है ना। फॉलोइंग का मतलब होता है निम्न प्रकार से है, फॉलोइंग आर द डेमोक्रेटिक राइट्स दैट वी एंजॉय टुडे बट हुज ओरिजिन्स कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब क्या क्या हैं वो राइट्स? तो राइट्स हैं राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू जस्टिस। इन सारे के ओरिजिन को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ठीक है। तो यही राइट्स आज हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या देखते हैं? वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वाज बिसेट विथ कंट्राडिक्शंस एक्सप्लेन। कह रहा है क्या आप इस विचार से सहमत होंगे कि सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश विरोधाभासों से घिरा हुआ है? व्याख्या कीजिए। तो आप क्या कह सकते हैं इसका जवाब? कि यस आई एग्री विद द व्यू दैट मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वाज बिसेट विथ सेवरल कंट्राडिक्शंस बिकॉज, क्योंकि दो द यूनिवर्सल राइट एडवोकेटेड फॉर इक्वल राइट्स, यहाँ पर विरोधाभास की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि यूनिवर्सल राइट जो है वो वकालत करता है किस चीज़ का? समान अधिकार का। लेकिन आप देखते क्या है कि दी वीमेन वेयर नॉट गिवन इक्वल राइट्स, लेकिन फ्रांस में महिलाओं को कहाँ समान अधिकार मिला? राइट्स वेयर गिवन ओनली टू द मेल्स इन द सोसाइटी, ऑल्सो मेन हु डिड नॉट पे सफिशिएंट टैक्सेस, वीमेन एंड मेन अंडर द एज ऑफ 25 वेयर नॉट अलाउड टू वोट एट ऑल। पॉलिटिकल राइट कर रहा है, लेकिन पॉलिटिकल राइट किसको होना चाहिए? सबको होना चाहिए जब समानता की बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल राइट तो मिला मेल्स को, केवल पुरुषों को मिला, वैसे पुरुषों को मिला जिनके पास संपत्ति है, जो टैक्स पे कर रहे थे। वैसे पुरुषों को नहीं मिला जो टैक्स पे नहीं कर रहे थे, वैसी महिलाओं को भी नहीं मिला। तो ये सारा विरोधाभास है। अब बात कर रहे हैं यूनिवर्सल राइट्स का और सबको दे भी नहीं रहे हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? सो बाय दीज यूनिवर्सल राइट्स पुअर वीमेन वेयर नेग्लेक्टेड, ओनली रिच मेन ऑफ द सोसाइटी गेन द पावर। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल राइट से क्या हुआ? पुअर और लोग जो थे वो और महिलाएं, उनको नेग्लेक्ट किया गया। केवल रिच मैन जो थे सोसाइटी के, जो धनी लोग थे, धनाढ़ थे, उन्हीं को फ़ायदा हुआ, वही पावर को गेन कर पाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन ये है कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन के उदय को तुम किस प्रकार से
व्याख्या कर सकते हो। तो आप लिखेंगे फॉलोइंग टू रोबेस्पियर डाउनफॉल। रोबेस्पियर के डाउनफॉल को हम लोग देख चुके हैं। एक न्यू डायरेक्टरी वाज फॉर्म, मीन्स जब रोबेस्पियर का शासन खत्म होता है तो एक नया व्यवस्था, शासन व्यवस्था बनता है, जिसको हम लोग डायरेक्टरी पढ़े थे चैप्टर में। अगर चैप्टर एक्सपेंशन नहीं देखे हो तो देख सकते हो, नोट्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। लेटर आगे चल के जो मेंबर्स थे डायरेक्टरी के, वो फाउट अमॉन्ग देमसेल्व्स, वो आपस में ही लड़ने लगते हैं, विच रिजल्टेड इन पॉलिटिकल अनरेस्ट, जिसके कारण पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, मीन्स राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। नेपोलियन यूज्ड दिस सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम। नेपोलियन दिमाग का तेज था, वो इसी परिस्थिति का लाभ उठाता है, ये जो राजनीतिक खालीपन है उसका लाभ उठाता है और सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है, खुद को डिक्लेयर कर लेता है मिलिट्री डिक्टेटर। कहाँ का? फ्रांस का। तो बस यही इसका आंसर है, काफ़ी सिंपल है। इससे शॉर्ट आंसर आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 9th में हो तो एक सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड्स तो तुमको लिखने पड़ेंगे ताकि अच्छे से तुम एक्सप्लेन कर सको जो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन देखेंगे। नाजिज्म का क्वेश्चन आंसर भी करा दिया गया है, तुम देख सकते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन लिखना है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।